मैं इस समय रायपुर में हूं, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और आज देश में ऐसे अमूमन कम होता है। आदिवासी समाज का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, लाखों की संख्या में आदिवासी आए। ये खबरें आपको टेलीविजन चैनल पे नहीं मिलेंगी, हो सकता है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको मिले। मेरे साथ विजय मानकर हैं, जो लगातार आप इनको खासकर अम्बेडकर राइट्स आंदोलन के बारे में और जो नॉर्म्स है, ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स है, चाहे वो यूएन में हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, या मानवता क्या है, उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी भी है और लगातार ट्राइबल समाज को ये, और चाहे वो बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे स्पेसिफिक भाषण आप रोज सुनते हैं, बहुत सारे भाषण सुनते हैं। हम लोग मानकर से बात करेंगे जो हमारे राइट्स हैं, और खासकर जो हमारी आर्थिक जो समझ है, आर्थिक जो हमारे अधिकार हैं, उसको कैसे वर्तमान सरकार जो है वो मैनिपुलेट कर रही है और आपके राइट्स को खत्म कर रही है। आप अभी रायपुर में हैं और आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो संपदा है उस पर हक आदिवासियों का है। मतलब अगर छोटे छोटे शब्दों में और साफ साफ बताएं तो कितनी संपत्ति के मालिक आदिवासी हैं? देखिए, 1400 लाख करोड़ रुपए, दैट इज द नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स। अगर इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स एंड दैट्स एन ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। अब इसका 70% जो है वो ट्राइबल लैंड में है। तो अब ऐसा मान लीजिए 1000 लाख करोड़ रुपए ट्राइबल लैंड में। अगर आप उसको 25-30% का भी शेयर होल्डर बनाते हैं तो 250 से 300 लाख करोड़ का आदिवासी मालिक है। अभी आपका GDP 162 लाख करोड़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वेल्थ जो कास्ट कैपिटलिस्ट को डाइवर्ट की जा रही है, हमने देखा ऑक्सफैम की रिपोर्ट को देखा, क्रेडिट सोसाइटी की रिपोर्ट को देखा, पिछले 1 साल में 20 लाख करोड़ से ज्यादा जितना यूनियन बजट था पिछले साल का, उतना उनके पास चले गया 100 लोगों के पास नहीं। संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए अलग से आपको पैसे देने हैं। क्या वो सरकार ये दे रही है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, और क्या उसका खर्चा नहीं हो पा रहा है? उसको अलग अलग इवेंट्स में खर्च कर देते हैं, कभी कॉमनवेल्थ गेम में। तो इस तरह के खर्चा को रोकने के लिए क्या संवैधानिक, एक तो राजनीतिक तरीका है, कानूनन क्या अधिकार हो सकते हैं? क्या इस पर लीगल तरीके से भी बढ़ा जा सकता है? इस पर तो मैंने काफी काम किया, क्योंकि मेरा 15 अगस्त 2016 का जो एक मास्टर पिटीशन है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में, ऑलरेडी इंडियन स्टेट को मैंने किया और एक्सेप्ट हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए भी पिछले 2 साल का जो यूनियन बजट है उसमें 40 से 1000 करोड़ रुपया मैंने SC ST के लिए ज्यादा मिलाया है। और उसी पिटीशन का एक जो पोर्शन था जो मैंने कहा कि भाई ये जो इसका एक लॉ बनना चाहिए, पार्लियामेंट एक लॉ बनाए कि ये जो फंड है ये डाइवर्ट नहीं होगा, केवल इसी के लिए जो है वो स्पेंड होगा और लैप्स नहीं होगा। अगर लैप्स भी होता है तो कॉर्पस बनना चाहिए, उस कॉर्पस से फिर और डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। तो नीति आयोग के अंडर में जो है अभी अंडर कंसिडरेशन है, और पार्लियामेंट से इसके अंदर में लॉ बनाना एक सोल्यूशन है SC ST सब प्लान का। मेरे पिटीशन की वजह से जो 3% से अंदर SC ST सब प्लान रहता था, अभी 4.30% आया है। तो एक काफी मेजर डेवलपमेंट है, पर इसमें काफी काम करने की जरूरत लगता है कि आर्थिक कैलकुलेशन हो, इकोनॉमिकल फाइनेंस का मामला हो, किसी भी जो रिजर्व सीट से जीत के आते हैं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री तो बनाया है। फाइनेंस मिनिस्टर MOS में आजकल मेघवाल साहब हैं। तो ये आर्थिक समझ नहीं बन पा रही लोग, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको लोग सुन नहीं रहा है। लोग कहीं ना कहीं अभी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर आपका क्या प्लान है, ताकि जो पैसे वाला मामला है वो लोगों को समझाया जा सके कि आपका क्या अधिकार है, आपके कितने पैसे आपको मिलने चाहिए? इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा जो पिटीशन है 15 अगस्त का 2016 का और 15 सितंबर का, ये काफी एडवांस स्टेज में है। और मेरे वजह से आप देखिए, अभी आप अगर बजट को स्टडी करेंगे, अभी 24,42,000 करोड़ का बजट है, तो 1,04,000 करोड़ रुपए तो SC ST सब प्लान में है। फिर 3 लाख का मुद्रा लोन है, उसमें 25% तो 75,000 करोड़ मिलेगा। प्लस ये जो है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आई, ऑफकोर्स उसका बजटिंग नहीं है, अगर वो होती है तो 2.5 करोड़ परिवार SC ST के होंगे। तो मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करना पड़ेगा इंडिया में। पॉलिटिकल इकोनॉमी चेंज करना है तो ऑफकोर्स इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट बनाना ये तो एक पार्ट है, लेकिन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ पे काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया कि भाई आप जो है 5.5 लाख करोड़ रुपया जो है कंपनीज को छोड़ते हैं, तो 50,000 करोड़ हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्यों नहीं दे सकते? ये पहला, मैं पीपल्स बजट में लिखने वाला पहला व्यक्ति हूँ 2015 में। लोग बजट बनने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। मैंने बजट कैसा बनना चाहिए ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में पिटीशन किया और इसका सक्सेस मिल रहा है। आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लिए लोन लेने के क्या उनको कोई बाउंड देना पड़ेगा, कोई गारंटी देनी पड़ेगी इस तरह के, या उन्हें आसानी से भी, चाहे वो सोशल जस्टिस मंत्रालय हो
या किसी भी मंत्रालय से वो आसानी से बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं? नहीं, मेरा इसमें और एक ये सजेशन था कि क्योंकि इनके पास कोलैटरल नहीं होता है। देखिए, उनके पास लैंड नहीं है, कोई उनके पास में वेल्थ नहीं है जिसको वो मॉर्गेज कर सके, कोलैटरल दे सके। तो मैंने ये कहा था कि एसएसटी सब प्लान का जो पैसा लैप्स होता है उसका एक कॉर्पस बनाओ, और उस कॉर्पस का जो है वो गारंटी, इनकी गारंटी लेगा। यानी अगर मान लीजिए कल ये डिफॉल्ट भी होगा तो उस कॉर्पस से पैसा वापस दिया जाएगा। तो कोलैटरल उनके लिए होना नहीं चाहिए। अगर आप कोलैटरल की कंडीशन रखेंगे तो कभी एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाएंगे हमारे। ये जो 13,000 करोड़ लेके लोग भाग जाते हैं, इसमें तो एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं, तो हमारे लोग तो चोरी करना भी नहीं जानते हैं। ये इसी को मैं कास्ट कैपिटलिज्म कहता हूँ। भारत में कम्युनिस्ट लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि केवल कैपिटलिज्म नहीं है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं है, स्टास कैपिटलिज्म नहीं है, भारत में कास्ट कैपिटलिज्म है। अभी भी आप डेटा देखिए, 1% लोगों के पास में 60% वेल्थ हो गया इंडिया का, और जो 100 लोग हैं एक कम्युनिटी के, 2 ही है, एरियल एंटीना, सोकॉल्ड ट्रेवर्निक है, उनको मैं सोकॉल्ड ट्रेवर्निक एरियल एंटीना कहता हूँ। तो ये तो क्लियरली प्रूव करता है कि भारत में कास्ट कैपिटलिज्म। दूसरा, फ्रॉड करके है। देखिए, अब 8 लाख करोड़ के ऊपर तो एनपीएस है बैंक में। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने पार्टी की तरफ से इस पे काम किया। तो उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज से 4-5 साल पहले पहला एनपीए का जो है रिकॉर्ड डिक्लेयर किया। उसके बाद ये धीरे धीरे चीजें निकल रही है। तो ये जो सिस्टमेटिक फ्रॉड है देश के अंदर में, और ये फ्रॉड जानबूझ के किया जा रहा है, देश को लूटना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही चट्टे बट्टे एक ही थाली के, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। ये भाग जो है हमारे पैसे लेके, सबसे ज्यादा हमारी आबादी बहुजन आबादी है, गरीबों के पैसे जो लोग लेके भाग जा रहे हैं, इसके प्रति अकाउंटेबल कौन होगा और क्या किया जा सकता है? नहीं, अभी तो इस पे अकाउंटेबिलिटी का लॉ ही नहीं है ना। अभी आप देखिए, आप तीनों भागे हैं, माल्या को ले लीजिए, दोनों मोदी को ले लीजिए, ये तो मोदी रेजिम में भागे हैं। इन्होंने ही भगाया उनको, इन्होंने ही टिप ऑफ किया कि आपके ऊपर केस होगी, आप भाग जाओ। फॉरेन में आप इंग्लैंड जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, वहां पे कुछ प्रोटेक्शन है। तो भारत में ये जो डिफ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सिस्टमेटिक लॉ बनाने की जरूरत है। मुझे पता नहीं, पार्लियामेंट भी, हमारी जो माननीय पार्लियामेंट है वो भी सोती है, क्योंकि मैंने 10 बिल बना के दिए चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए। आज तक जो 30 साल हो गए चुनावी व्यवस्था की इतनी रिपोर्ट्स थी, उस पर उन्होंने कोई जो है डिस्कशन भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये चीजों की, उस पर सिस्टमेटिक लॉज बनाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स में कैसे लोग डेब्यू करें? आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास संख्या जरूर है, आप पार्टी सस्टेन कैसे करेंगे? आप पर या तो आपको जेल में डाल दिया जाता है, या आपके ये टेलीविजन अखबार के जरिए आपके ही जनता के सामने आपको चोर साबित कर दिया जाता है। नहीं, अभी ठीक है, इसलिए मैंने मेरे बिल में एक सजेशन भी दिया है, वो एक प्रोविजन है कि नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाया जाए और उसमें सारे लोग डोनेट करें और उसको एक फॉर्मूले में सब पार्टीज और कैंडिडेट्स को दिया जाए। और जो आपको लगता है कि नहीं भैया लोग पैसा खा जाएंगे, तो 1,000 के ऊपर सारा जितना अमाउंट है वो चेक से लिया जाए। और ऐसा अगर किया जाए तो लोकसभा के चुनाव के लिए केवल 8,500 करोड़ रुपए लगता है। तो आप भारत के अंदर में 16,000 करोड़ में पूरा नेशनल इलेक्शन करा सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का, लेकिन अभी 30,000 करोड़ लग रहा है। तो ये जो है नेशनल इलेक्टोरल फंड लाना, पब्लिक फंडिंग लाना, इसका सोल्यूशन है। दुनिया के 102 कंट्रीज में पब्लिक फंडिंग है। और अभी इसके ऊपर में आप देखेंगे कुरैशी जी वगैरह जो है, जो एक्स इलेक्शन कमिश्नर, इस पर बोल रहे हैं, वो सारी मेरी बातें बोल रहे हैं जो मैंने जो लॉज बनाए हैं। और जब तक कि ये जो पैसा है लोगों के पास, समाज से तो पैसा है, और फिर और भी मेथड्स है, लीगल मेथड्स में हमको काम करना पड़ेगा, और लोगों से यानी पैसा हम समाज से भी ले सकते हैं और इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं लीगल वे में। एक आखिरी सवाल, जो आप ये जो मैथोलॉजिकल जो जिस पर आप अटैक करते हैं, इससे लोग कैसे बचे? क्योंकि आपको लगता है गुलामगिरी फूले लिखते हैं, वो अंग्रेज का दौर था इसलिए शायद लिखा, अब कोई गुलामगिरी नहीं आ पा रही है। तो क्या मानकर साहब इसी तरह से लगातार इसको बेनकाब करते रहेंगे मैथोलॉजिकल, जो कि हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं? नो द ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ। बुद्ध ने कहा था कि सत्य को सत्य की तरह जानो और सत्य को असत्य की तरह जानो। मैं दुनिया को सत्य सिखा रहा हूँ, और सत्य को सिखाना मैं समझता हूँ, जैसे ही उजाला आता है तो अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा ऑटोमेटिक भाग जाता है। मैं वही काम कर रहा हूँ और मेरी आखिरी सांस तक मैं ये काम करूंगा, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भारत प्रबुद्ध राष्ट्र बनेगा। आरएसएस का प्लान फेल होगा, और ये प्लान जो है हम सिस्टमेटिक ढंग से इंडिया में फेल करेंगे। आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए ऐसे लोग जो इकोनॉमी को जानते हैं, जो लॉ जानते हैं, जो कानून जानते हैं, जो संविधान जानते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता में आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको जगना पड़ेगा। चाहे वो फूले हों या अम्बेडकर हो, उनके तमाम विचारधारा को मानकर ये आगे बना रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि आप आर्थिक पक्ष को देखें, क्योंकि आज के जमाने में आप सत्ता पर तभी कब्जा कर सकते हैं जब आर्थिक रूप से आप मजबूत हो। बहुजन समाज कहीं न कहीं आज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि मानकर जो कहते हैं उसको सुनिए, समझिए, तभी आप सत्ता तक पहुंच पाएंगे। ये तो सड़कों पर संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। एक बात बताइए, सारे सॉल्यूशंस पॉलिटिक्स में है, आपको संसद जाना पड़ेगा, आपको विधानसभा में जाना पड़ेगा, तो ये बहुजन राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आबादी आपकी है, वोट के राइट्स भी मिल गए हैं, आप वोट भी गिराने लगे, अब ईवीएम भी आ गया है,
तो क्या लगता है अब ईवीएम एक बड़ा फ्रॉड है या बहुजन समाज के लोग खासकर SC/ST OBC माइनॉरिटी कैसे पॉलिटिक्स में कैसे अपनी जगह बनाए? ईवीएम पे तो एक बहुत बड़ा जो है वो एरर है इंडिया के अंदर में, और इस पे मैंने काफी काम भी किया है क्योंकि 14 अप्रैल और 10 मई को जो है 2017 में मेरे 2 पिटीशंस हैं। देखिए जब तक E3 मशीन नहीं आती है पूरी, E3 मशीन में कुछ एनक्रिप्टोग्राफिक जो है मेजर्स है जो हैकिंग को जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। E1 मशीन तो बिल्कुल हैकेबल थी, E2 भी हैकेबल है, और इसमें आप पेपर ट्रेल निकालना एक सोल्यूशन नहीं है। 30% पेपर ट्रेल काउंट होना चाहिए, और मेरा पिटीशन इसको कहता है। उसके बाद जयदी जी ने 5% का जो है वो लॉ माना, पर 30% क्यों नहीं? अब आप आइडिया इंटरनेशनल को देखेंगे जो सबसे स्टैंडर्ड एजेंसी है इलेक्ट्रल सिस्टम पर काम करने वाली, वो कहती है कि 30% होना चाहिए। तो 30% अगर आप काउंट कर लोगे तो क्या होगा? आपको 2020 जैसा क्यों रिजल्ट चाहिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसा? 2 महीने में 2 घंटे में आपको रिजल्ट चाहिए? क्या सट्टा मार्केट है ये? आप तो 3 महीने तक ईवीएम को रखते ही है बंद करके? 3 महीना रखे या उसको आप कितना भी रखे, उसको तो हैकिंग करने के 100 तरीके हैं। जैसी मशीन चालू होगी तो हैक हो सकती है, बंद है तो पहले से प्रोग्राम हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन है, एक तो बैलेट आना, एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और अगर बैलेट नहीं आना है तो पहले 30% पेपर ट्रेल काउंट होना चाहिए साथ में, बाद में नहीं, हाई कोर्ट की पिटीशन में नहीं। तो अभी 5% काउंट हो रहा है, तो लेट अस सी 30% के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इंडिया। ये जो आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी नौकरी छोड़ के, शेड्यूल कास्ट के अलावा जो मुसलमान इस देश का डरा हुआ है, उनको हिंदू समझ के शेड्यूल कास्ट भी हमला करता है, आदिवासी भी हमला करता है, OBC भी करता है। तो ये समस्या कैसे दूर किया जाए? वो डरा हुआ है और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, OBC के लोग हैं, आदिवासी है, उनमें एकता नहीं बन पा रही है। और हिंदूबाजी के सबसे ज्यादा जो अभी मामले आ रहे हैं उसमें OBC के लोग शामिल है। तो ये कैसे ब्रिज बनाया जाए? एक तो इसमें जो है सामाजिक चेतना और जागृति की जरूरत होती है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जहां तक आदिवासी है वो तो कभी एंटी दलित या एंटी मुस्लिम नहीं रहा है। जहां तक कुछ OBC की कम्युनिटी ज्यादा एंटी मुस्लिम हो जाती है क्योंकि उनको ये बताया गया कि आप हिंदू हो या आउटसाइड से आए, लेकिन भारत में मुस्लिम तो इंडिजिनियस लोग हैं, हम लोग सब जानते हैं। एक तो सामाजिक प्रबोधन, सामाजिक चेतना की जरूरत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी तो ऑल इंडिया मूवमेंट बना नहीं है ना, जिसको हम अम्बेडकराइट मूवमेंट कहते हैं, जिसको पैन इंडिया मूवमेंट कहते हैं। केरला से आपके जो है दिल्ली पंजाब तक जाए या तमिलनाडु से लेकर आपके यूपी उत्तराखंड तक जो पैन इंडिया मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए वो ठीक से बना नहीं है। अभी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस काम में काफी लगी है और हम 18 स्टेट्स को कवर कर लिया है, और ये इलेक्शन को बड़े पैमाने पर हम लड़ाएंगे, 200 से ऊपर सीट्स लड़ाएंगे और 60 लाख वोटिंग लेंगे, जिससे हम 15 पार्टियों में आएंगे देश के अंदर। पता नहीं मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए कि नहीं, ये जो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़के जाते हैं किसी पार्टी से, स्थिति और खराब होती जा रही है। क्या उसमें कैसे क्या किया जाए? मतलब जो लोग चुन के जा रहे हैं उनका तो लगता है कि जैसे एकदम ताला फेविकॉल चिपका दिया गया, कहीं से कोई आवाज ही नहीं आ रही। और OBC के सांसद तो सबसे कम हो गए। ये जो है देखिए, अब इसको तो पूना पैक्ट की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फिर अब पूना पैक्ट के बहुत सारे वर्जन आ गए हैं। देखिए 10 शेड्यूल में जो विप सिस्टम है ना, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ये विप सिस्टम में आप ठीक है, आप मेजोरिटी डिसाइड करने के लिए विप सिस्टम हो तो चलेगा, पर आप इंडिविजुअल कोई बिल के ऊपर वोटिंग करने के लिए विप सिस्टम लाते हैं। ये सिस्टम तो ब्रिटेन में भी नहीं है। तो 10 शेड्यूल में जब तक विप सिस्टम रहेगा और जब तक MLAs MPs को ये डर रहेगा कि भाई अगर हमने पार्टी लाइन के अगेंस्ट में वोट किया तो हमको हमारी मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल में जो ये पर्टिकुलर पोर्शन लाया गया है, ठीक है मेजोरिटी डिसाइड करने के लिए विप इशू करो, लेकिन इंडिविजुअल बिल्स के ऊपर वोटिंग करते वक्त विप सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो उसको अमेंड करने की एक जरूरत है। दूसरा ऐसा है कि इलेक्टोरल सिस्टम को पूरी तरह बदलना पड़ेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। 10 बिल जो मैंने दिए, अभी आप देखिए ना, आप 1 वोट से जीत के जाते हैं। अब 3 लाख वोट आपने लिया और 1 वोट किसी को ज्यादा मेरा, 3 लाख वोट अप्रातिनिधिक होते हो, 51% नहीं है। अभी यूपी इलेक्शन देखिए, अब बीजेपी को 40% वोट में जो है 325 सीट्स आई है। BSP को जो 22.5% वोट थे उसमें उसको 90 सीट आना था, उसको 19 सीट आई है। और कांग्रेस SP को 113 आना था। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो हर एक को जो है वो सीट्स होती, किसी की भी गवर्नमेंट मेजोरिटी। फिलहाल जो हालत है उसमें क्या सोल्यूशन दिख रहा है? उसका सोल्यूशन ये है फिलहाल के हालत में, एक तो हमको अमेंडमेंट के लिए पुश करना पड़ेगा इलेक्ट्रल सिस्टम को, और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में ये चुनाव ठीक से लड़ना पड़ेगा 18 और 19 का, और बीजेपी गवर्नमेंट को आउटवोट करना पड़ेगा, कम से कम उसकी सीट्स रिड्यूस हो ताकि ये हंग पार्लियामेंट आए देश के अंदर। मानकर साहब, जज परेशान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव आयोग किस भूमिका संदिग्ध है, वो सबसे ज्यादा अनक्रेडिबल हो चुकी है। लगातार इस तरह के काम, मतलब लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस उनके साथ काम कर रही है। तो क्या लगता है, जन आंदोलन के अलावा, सड़कों पर निकलने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता? नहीं, जन आंदोलन संवैधानिक मार्ग से होना चाहिए, और इंडिया में अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, जो मैं बिलीव करता हूं कि 40-50% निकल जाएगा, अगर ये सोल्यूशन इंडिया में नहीं निकलेगा तो फिर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में इसका स्टेप लेना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पर।
वो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन होगा। लेकिन जन आंदोलन हम करें, संवैधानिक मार्ग से करें, इलेक्शन को सीरियसली लड़े, मेजर लॉस को हम लोग अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे बदलाव लाने की हम जो है अच्छे अमेंडमेंट जैसे ह्यूमन राइट्स आए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काम साइमल्टेनियसली, जिसको गवर्नेंस अफेयर्स का मैं काम कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड पॉलिसीज पर डेली इंप्लीमेंटेशन का काम करना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर सोल्यूशन नहीं आए तो आखिरी में ह्यूमन राइट्स में वर्ल्ड लेवल पे इसको आरक्षण खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के बाद न जमीन है न बिजनेस है, हायर एजुकेशन लगभग अब खत्म हो रहा है, सब जगह यूनिवर्सिटीज में सीट कट हो रहा है। आपका तो पूरा आंदोलन खत्म कर देंगे, आपको पकौड़े तलवाएंगे, अब क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि आप जो है ये इलेक्शन को पहले हमको ठीक से लड़ना चाहिए। दूसरा जो मैंने ह्यूमन राइट्स के अंदर में कहा, अभी मैं आपको एक ब्रीफ बात बताता हूँ कि उड़ीसा में मेरे पिटीशन पे जमीन मिल रही है लैंडलेस SC STs को, और अभी कई राज्यों के अंदर, राजस्थान है, अभी छत्तीसगढ़ में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्चुअली लैंड जो है वो मिलना स्टार्ट हो रही है। तो हमने अभी तक के जो मेरा ऐसा मानना है कि जो दलित मूवमेंट है या बहुजन मूवमेंट है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स पे सीरियसली काम नहीं किया। यदि हम ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड पॉलिसीज पर सीरियसली काम करते चुनाव लड़ने के अलावा, तो मैं समझता हूँ कि समय अभी भी बहुत ज्यादा जो है खराब नहीं हुआ है। हम अभी भी जो है वो 5 साल के अंदर में इनको कंट्रोल में ला सकते हैं, और मेरा तो ये टारगेट है कि 1918 में ये जो है वो कंट्रोल में आए इस देश के। नेशनल दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है वो यूट्यूब चैनल में जो है सोशल मीडिया को इतना पॉपुलर किया, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारा खुद का मीडिया है नेशनल दस्तक, और करोड़ों लोगों तक ये जाए, स्प्रेड अप हो। ऐसे में उससे मंगल कामना करें टेक्नोलॉजी को यूज। चलिए, ये जरूरी है, हमें अपनी बात कहने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना होगा, हमें अपनी प्रशंसा भी करनी होगी, क्योंकि हमारी प्रशंसा करने के लिए न कोई अखबार है न कोई टेलीविजन है। एक सवाल और मानकर साहब ले ही लीजिए फिर, ये टेलीविजन चैनल वाले और अखबार वाले आप लोग डरते, आपको दिखाते क्यों नहीं है, जबकि लाखों लोग आपकी सभा में देखते हैं? वो इसलिए डरते हैं बिकॉज उनको लगता है कि जो तथाकथित एरियल एंटीना है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट देश में अम्बेडकराइट लोग हैं, तो इसलिए उनको डर लगता है कि जो सालों साल की मेहनत है, सपोज अगर जेटली मेरे आगे आ जाए तो वो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे, अगर मान लीजिए सुषमा स्वराज आ जाए 2 मिनट में आउट हो जाएंगे। तो उनको डर लगता है यार RSS को हम चड्डी पहन के डेली जो है मशक्कत करते हैं, 90 साल हो गया मेहनत कर रहे हैं, तो हम 9 मिनट में क्यों इसको खराब करें? कोई भी बहुजन जो इंटेलेक्चुअल है उनको टीवी पे नहीं बुलाते? नहीं, they will not call it. They will never call it because that is an organized conspiracy of this national media, that they do not want to show you the Bahujans as the intellectuals of this country. But how long they are going to hide this fact? Because the Ambedkarites are the intelligent people of India, and today or tomorrow, whenever the history would be written of this country, it will be written by the Ambedkarites. तो बहुजन समाज को ऐसे टीवी और अखबार के साथ क्या करना चाहिए? उसको घर में बुलाना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्यों उसको जो है, बिल्कुल आप टॉयलेट पेपर को लेते क्यों? मैं कहता हूँ टॉयलेट पेपर की जगह जो है वो तो टॉयलेट, आप जानते हैं यूरोप में क्या होता है, तो इस देश में 2, 4, 5 पेपर को छोड़ो तो बाकी सब टॉयलेट पेपर है। और अब मैं इनको टॉयलेट टीवी कहूँ या क्या कहूँ, एक नया टर्मिनोलॉजी आप जो है वो निकालिए, ये मीडिया कोई काम का नहीं। देखिए, पत्रकारिता कहीं न कहीं विश्वसनीयता हो चुका है, क्योंकि इस देश में जो बहुजन समाज है, डाइवर्सिटी नहीं है न्यूज रूम में। मैंने 8 साल 9 साल लंबा समय तक टेलीविजन चैनलों में काम किया है, वहाँ एक दलित, एक आदिवासी हो या एक पिछड़ा हो, न तो एंकर है न आपका पत्रकार है, और पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में अश्वेत पत्रकार रखे गए, तभी जाके उनको प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये बहुत गंभीर मसला है। डाइवर्सिटी का लॉ भी है। हाँ। साउथ अफ्रीका में देयर इज अ डाइवर्सिटी कमीशन ऑल्सो, और ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल भी है, तो उसके अंदर बाय लॉ इसमें रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया। तो भारत के अंदर में भी मीडिया में रिप्रेजेंटेशन के लिए डाइवर्सिटी लॉ लाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इस पर मैं काम करूंगा आगे 19 के इलेक्शन के बाद। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बहुजन मीडिया मजबूत हो, तो नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक हो, या तमाम ऐसे चैनल्स जो आज यूट्यूब पर हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको मजबूत कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो ही बहुजन मीडिया है। और जो अखबार, जो टेलीविजन, आप बताइए कि रायपुर में आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे, और किसी नेशनल चैनल पे मैंने इसकी कवरेज नहीं देखी है। तो ये एक चिंता का सबब है, और यहाँ की मीडिया क्या सचमुच पक्षपाती है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है, मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। अगर आप सचमुच में पत्रकार हैं तो आपको हर खबर के प्रति न्यायप्रिय होना पड़ेगा, जो शायद अभी नहीं, क्योंकि न्यूज रूम में डाइवर्सिटी नहीं है, कास्ट को लेकर इक्वेशन बराबर नहीं है। तो मीडिया से जो ये लोग की शिकायत है, खासकर बहुजन समाज की, वो बहुत हद तक जायज है। और एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ कि हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरी विश्वसनीयता कहीं न कहीं खतरे में है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रायपुर, छत्तीसगढ़।